जैसा कि किसान भाइयों, अभी खरीफ फसलों के उपरांत रबी फसल आप करेंगे और रबी फसलों में बहुत सारी फसलों में एक गेहूं फसल भी है जो मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है। सामान्य रूप से देखा जा रहा है मृदा स्वास्थ्य सॉइल हेल्थ कार्ड के अंतर्गत कि मध्य प्रदेश की कुछ भूमियों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी आ रही है। तो आज हम उसी विषय पे बात करेंगे। तो गेहूं में अगर हम बात करें पोषक तत्व की, तो जिंक जैसे पोषक तत्व जो एक तरह का हार्मोनल एक्टिविटीज़ को बढ़ाते हैं, पौधे में कूचरों की संख्या बढ़ाना, पौधे की विकास करना, ये सब जिंक की वजह से ही होता है। और यदि ये कमी होती है तो हमारे पौधे में ये संख्या, कूचरों की संख्या, और कूचरों की संख्या यानी कि ब्यात जिसको बोलते हैं हम स्थानीय भाषा में, तो वो कम है। और वो कम है तो निश्चित ही बालियों की संख्या भी कम होगी और बालियों के साइज़ का भी प्रभाव पड़ेगा। दूसरे पोषक उपलब्ध होने हैं वो भी नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए जिंक हम खाद का उपयोग कर सकते हैं, उर्वरक का उपयोग कर सकते हैं। जिंक उपलब्ध हमें जब हम अंतिम बखन्नी करें या बोनी करें उस समय हम जिंक खाद का उपयोग करें। जिंक की पूर्ति हमारी भूमि में दो तरह से हो सकती है। एक होता है जिंक सल्फेट, जिसको हम 33% के नाम से भी जानते हैं, और एक होता है 21%, जो 21% है। 33% में 33% जिंक है और 15% सल्फर है। इसके अतिरिक्त 10% में 21% में 10% सल्फर है और 21% जिंक है। तो इसकी भूमि के तैयारी के समय हमें खेत में उपलब्ध कराना है। जब हम बोनी कर रहे होते हैं उससे पूर्व हमें इसका उपयोग करना है। इसके अतिरिक्त हम यदि हमारी फसल में जिंक की कमी आती है तो उसके लिए हमें बाज़ार में बहुत सारे चिलेटेड जिंक या दूसरे जिंक्स का कम्बिनेशन आने लगा है, तो उसका भी हम फोलियर स्प्रे करके हमारी फसल के लिए आवश्यक मांग है उसको हम पूरा कर सकते हैं। इसमें सामान्य रूप से देखा जाता है कि जिंक के साथ साथ में कहीं कहीं सल्फ़र की भी कमी आती है, कहीं कहीं दूसरे पोषक तत्वों की कमी आती है। तो जो हम दूसरे पोषक तत्वों से पूर्ति कर सकते हैं, अगर हम सामान्य रूप से बात करें जिंक के अतिरिक्त और कौन कौन से पोषक तत्व हो सकते हैं, तो इसमें एक वजह ये भी आई कि कहीं कहीं सूक्ष्म पोषक तत्वों के अतिरिक्त जो सामान्य पोषक तत्व हैं जिसको हम द्वितीयक पोषक तत्व भी बोल सकते हैं, तो उसमें सल्फर की भी कमी कहीं कहीं भूमि में आई है। तो सल्फर की पूर्ति के लिए हम सिंगल सुपर फास्फेट को प्राथमिकता दें, जिप्सम को प्राथमिकता दें, भूमि में जिप्सम खाद का उपयोग करें। साथ ही साथ बेंटोनाइट सल्फर जैसी खादें जो बाज़ार में आज की तारीख में रेडीमेड खाद उपलब्ध हैं, तो उनका भी हम उपयोग कर सकते हैं। लगभग 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से खाद का उपयोग करें। 21% जिंक या 33% जिंक है, इनकी मात्रा हम आपको बताएं कि 21% की जो मात्रा है वो लगभग 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से होनी चाहिए, और जो 33% की मात्रा है वो लगभग 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से बोनी के समय या बोनी के पहले उपयोग हमें करनी है। इसी तरह हम बात करते हैं कि कहीं कहीं जो हमारी सब्जी की फसलें हैं, या हम कहीं कहीं देखते हैं कि धान के बाद या गेहूं के बाद हम दूसरी सब्जी लगाते हैं, तो लगातार पोषक तत्व हमारी भूमि से निकलते रहते हैं। जिसमें एक पोषक तत्व ये भी है कि हमारी भूमि के अंदर कहीं कहीं बोरोन की कमी भी आ रही है। जो लगातार सब्जी भी कर रहे हैं और गेहूं भी कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में बोरोन की कमी की पूर्ति वजह से फलों का विकास नहीं होना, परागकरण का नहीं बनना, फलों का पूरा साइज नहीं आना, बालियाँ में आधे दाने भरे आधे नहीं, तो इस तरह की कुछ समस्याएँ आती हैं, तो वो बोरोन की वजह से हो सकती है। और या फिर आपकी भूमि में पानी का पर्याप्त मात्रा में फसल को नहीं मिल पाया, तो ऐसी स्थिति में भी कहीं कहीं बोरन की कमी आ सकती है। तो इसकी पूर्ति के लिए बाज़ार में तमाम तरह के चिलेटेड बोरोन के कम्बिनेशन उपलब्ध हैं, तो आप उनकी पूर्ति स्प्रे के रूप में भी कर सकते हैं। अगर भूमि में अगर आपको इस्तेमाल करना है तो भूमि के अंदर 10 किलोग्राम बोरेक्स पर हेक्टेयर के हिसाब से आप उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप फेरस अमोनियम सल्फेट, जैसे अभी देख रहे होंगे कि जहाँ धान बहुत सारी बोनी हुई है, सीधी धान की बोनी हुई है, वहाँ आयरन की डेफिशिएंसी देखने को मिली है, क्योंकि कुछ समय के बाद बोने के बाद अंतराल आया, अवधि पानी का अंतराल आया, वर्षा का अंतराल आया, तो उस अवधि में क्या है, सॉइल के अंदर जो आयरन था वो प्लांट को अवेलेबल नहीं हुआ। तो उस अवेलेबिलिटी की वजह से प्लांट में आपने देखा होगा कि पीले पत्ते हो गए और पीले से सफ़ेद रंग में कन्वर्ट हुए हैं। कहीं बहुत ज़्यादा सफ़ेद में या गहरे पीले में हुए हैं, कहीं हल्के से हुए हैं। तो ये एक तरह की आयरन की डेफिशिएंसी थी धान में। इसी तरह गेहूं में भी आ सकती है आयरन की डेफिशिएंसी। तो इसकी पूर्ति के लिए हमें शुरुआती अवस्था में ही हम आयरन सल्फेट खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। आयरन सल्फेट 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से हम इसका उपयोग करेंगे। और ये अगर भूमि में नहीं कर पाते किसी कारणवश और इसके लक्षण हमारी फसल में देखते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम फेरस सल्फेट चिलेटेड 12% या दूसरे सोर्सों से हम इसका पत्तियों पे छिड़काव करके उस समस्या का निदान कर सकते हैं। हमें 1 से 2 स्प्रे इसमें निश्चित करना है। इसी तरह एक और पोषक तत्व है, चूँकि लगातार हम गेहूं का अच्छा उत्पादन ले रहे हैं और एक ही जैसी फसलें कर रहे हैं, तो इसीलिए कुछ दूसरे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि मैग्नीज या कॉपर, तो इनके भी डेफिशिएंसी
डेफिशिएंसी आ सकती है। भूमि में के अंदर डेफिशिएंसी आने से पौधे में भी वो कमी के लक्षण देखने को मिलेंगे, तो उसकी भी पूर्ति हम मैग्नीशियम सल्फेट से मैग्नीशियम की पूर्ति दे सकते हैं। इसी तरह कॉपर से कॉपर सल्फेट से हम कॉपर की पूर्ति दे सकते हैं। तो इस तरह हम खाद का थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि कहीं कहीं हमें ये लगता है कि हर चीज़ को हम नाइट्रोजन से या फिर दूसरे पोषक तत्वों से जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो किसानों को अब आज की तारीख में आवश्यकता है कि वो उसको जागरूक बने, क्योंकि अच्छे उत्पादन के लिए अच्छी प्रजातियां हैं तो निश्चित ही उनकी मांग ज़्यादा है, और मांग ज़्यादा है तो निश्चित ही पोषक तत्व जमीन से भूमि से अधिग्रहण करेंगे। तो इसीलिए हमें आवश्यकता अतिरिक्त खाद की देने की ज़रूरत पड़ती है, खासकर सूक्ष्म पोषक तत्वों की, जिनका शरीर में पौधे के शरीर में कम मात्रा में आवश्यकता है, लेकिन आवश्यकता है उसकी पूर्ति उसी से हो सकती है। इसीलिए आप सभी किसानों से अनुरोध है कि यदि ऐसे लक्षण देखें तो आप विशेषज्ञ से संपर्क करें और उसके संबंध में निदान हेतु जो भी सुझाव वो बताएं आप उसका पालन करें।